हेलो गाइस, फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फिज़िक्स स्फीयर में। मैं आपका क्यूट सा एंड हैंडसम सा फिज़िक्स टीचर अंकित सर। तो आप सभी जानते ही हैं हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया है रोटेशनल डायनामिक्स 12th स्टैंडर्ड बोर्ड्स का, जिसमें अब तक हम लोग ने क्या कंप्लीट कर चुके हैं, रोटेशनल मोशन स्टार्ट कर चुके हैं, सर्कुलर मोशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको डिटेल में सर्कुलर मोशन पढ़ना है तो आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगी, रोटेशनल डायनामिक्स बाय अंकित सर। आप ऊपर सर्च बार में टाइप कर दिए या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, फिज़िक्स स्फीयर बाय अंकित सर में यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में आपको बटन मिलेगा, प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको पूरा का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा रोटेशनल डायनामिक्स का। फिलहाल के लिए आज का गोल क्या है, देखो टुडेज़ गोल क्या है। टुडेज़ गोल हम 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। कौन से टॉपिक है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, है ना। देखो रोटेशन क्या है, एक मोशन है। अब जहाँ पे मोशन आता है वहाँ पे क्या आता है, काइनेटिक एनर्जी होता है ना। काइनेटिक एनर्जी तो पता ही है, काइनेटिक एनर्जी किसके वजह से आती है, मोशन की वजह से। अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो उसके पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। तो बॉडी रोटेट हो रही है मतलब मोशन हो रहा है, तो उसके पास भी क्या होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। सेकेंड टॉपिक जो हम लोग को कवर करना है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जिसके ऊपर थियोरी में डेरिवेशन भी आ सकता है और न्यूमेरिकल्स भी आ सकता है। थर्ड टॉपिक क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये भी डेरिवेशन भी आ सकता है, न्यूमेरिकल्स भी आ सकता है। तो ये 3 टॉपिक हम लोग आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं, आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डिटेल्ड वीडियो बनाया था, जिसमें 2 डेरिवेशन कवर की है और उसका डिटेल में एनालिसिस भी किया हुआ है। क्लियर हुआ? अगर आपको मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है तो ऊपर टाइप सर्च बार में टाइप करो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय अंकित सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? आज के लेक्चर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या हम लोग कवर करने वाले हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। क्या कवर करने वाले हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। क्लियर हुआ? स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक लिखो, टुडेज गोल लिख दो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमको क्या कवर करना है, फर्स्ट टॉपिक हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी। एकदम सिंपल, एकदम ही सिंपल है। काइनेटिक एनर्जी का तो फॉर्मूला पता रहेगा ना, बस वहीं से करना है अपने को। टॉपिक का नाम क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। क्लियर हुआ? ठीक है। अब कोई तो एक बॉडी ले लो, इरेगुलर शेप का मैं बॉडी कंसिडर कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई तो इरेगुलर शेप का बॉडी है, यहाँ पे एक एक्सिस मान के चलो जिसके अबाउट बॉडी रोटेट होने वाली है। ये रोटेशन हो रहा है और ये जो एक्सिस है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है। ये बॉडी रोटेट हो रही है। अच्छा, रोटेशन मोशन का, रोटेशनल मोशन का आपको डेफिनेशन पता रहेगा। जब कोई बॉडी रोटेट होती है किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट, जब कोई बॉडी रोटेट होती है किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट, तो आपको पता है कि बाकी जो इंटरनल पार्टिकल्स होते हैं, इंटरनल पार्टिकल क्या परफॉर्म करते हैं, सर्कुलर मोशन। क्या परफॉर्म करते हैं, सर्कुलर मोशन। मतलब क्या है, जब ये बॉडी रोटेट हो रही है ना, तो इसके जो इंटरनल पार्टिकल है वो क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन करेंगे। क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन करेंगे। तो यहाँ पे मैं इंटरनल पार्टिकल कंसिडर करता हूँ। ये जो बॉडी है, ये बॉडी का होल मास जो होगा, टोटल मास, ये बॉडी का टोटल मास जो होगा वो हम कंसिडर कर लेंगे कैपिटल M, टोटल मास। ठीक है। अब ये जो टोटल मास होगा वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, स्मॉल मासेस से बना हुआ है। तो यहाँ पे एक मास कंसिडर कर लूँगा जिसको हम बोल देंगे M1 बोल देंगे। यहाँ पे एक मास कंसिडर कर दिया जिसको हम बोल देंगे M2 बोल देंगे। यहाँ पे एक मास कंसिडर कर लिया जिसको हम क्या बोलेंगे, M3 बोल देंगे। अब ये सबका डिस्टेंस होगा एक्सिस से, ये सबका डिस्टेंस होगा, मान के चलो डिस्टेंस क्या है, R1 है। इसका डिस्टेंस M2 का डिस्टेंस मान के चलो R2 है। M3 का डिस्टेंस होगा मान के चलो R3 है। ऐसे तो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे, m नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे तो m नंबर ऑफ डिस्टेंस भी तो आएगा, बराबर। अब ये सारे पॉइंट मासेस, ये सारे पॉइंट मासेस है ना, पार्टिकल है मतलब क्या, पॉइंट मासेस है। अब ये सारे पॉइंट मासेस क्या परफॉर्म कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। क्या परफॉर्म कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पॉइंट मासेस या फिर पार्टिकल परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन when body rotate about axis of rotation,
अगर बॉडी रोटेट कर रही है तो पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे। क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे। अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं तो सर्कुलर मोशन में जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है तो उसके पास लीनियर वेलोसिटी होती है। क्या होती है, लीनियर, ये तो पता ही है, लीनियर वेलोसिटी होती है। अगर लीनियर वेलोसिटी है तो लीनियर वेलोसिटी का ये वाला फॉर्मूला भी पता है हमें सर्कुलर मोशन में, v = r ओमेगा, याद आ रहा है, v = r ओमेगा। ये रिलेशन हमने प्रूव भी किया हुआ है। अगर नहीं पता है तो आगे लेक्चर्स देखिए, टाइटल बार में हमें प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पे ये आपको काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में दिख जाएगा। कहाँ पे दिखेगा, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में दिख जाएगा, v = r ओमेगा। क्लियर हुआ। यहाँ पे तो बहुत सारे पार्टिकल हैं तो यहाँ पे बहुत सारी वेलोसिटीज़ रहेगी ना। अगर m1 सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो इसका वेलोसिटी v1 ले लेंगे। अगर m2 सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहेगा तो उसका वेलोसिटी v2 ले लेंगे। अगर m3 सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसका वेलोसिटी v3 ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, v1 आ जाएगा, डिस्टेंस r1 हो जाएगा, और ओमेगा रोटेटिंग बॉडी का कांस्टेंट होता है। ओमेगा क्या होता है, रोटेटिंग बॉडी का कांस्टेंट कंपोनेंट होता है, तो ओमेगा कांस्टेंट है। उसी तरीके से सेकंड पार्टिकल के लिए क्या लिखेंगे, v2 r2 ओमेगा लिखेंगे, v3 r3 ओमेगा लिखेंगे थर्ड पार्टिकल के लिए। अब ये सब क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, ठीक है। सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए ना, मोशन हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का तो फॉर्मूला पता है अपने को। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ½ mv², बेसिक फॉर्मूला है, ½ mv²। अगर मैं फर्स्ट पार्टिकल का, फर्स्ट पॉइंट मास का अगर काइनेटिक एनर्जी निकालता तो क्या हो जाएगा, m1v1 हो जाएगा, m1v1 हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज इक्वल टू ½ m1v1² हो गया, बराबर ना, ½ m1v1² हो गया। अब v1 का वैल्यू हमको पता है, v1 का वैल्यू क्या है, v1 का वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ m1 तो वैसा ही रहेगा, v1 का वैल्यू क्या पुट कर देंगे, r1 का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। सही हुआ क्या, स्क्वायर है ना, यहाँ पे v1 का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, r1 का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्टिकल का है। ऐसे तो बहुत सारे पार्टिकल एक साथ क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, तो सबकी काइनेटिक एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अगर मुझे टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, अरे सही है कि नहीं, यहाँ ना बोलते जा, अगर मुझे टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है रोटेटिंग बॉडी की, तो ये जो सर्कुलर मोशन हो रहा है पार्टिकल का, सर्कुलर मोशन हो रहा है पार्टिकल का, तो उसका मुझे क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। तो अगर मैं हर एक का काइनेटिक एनर्जी निकालते जाऊं और सबका एडिशन कर दूं, क्योंकि डायरेक्टली एडिशन कर सकते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। तो ऐसा लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो क्या होगा, इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। फर्स्ट पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी प्लस सेकंड पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी, ऐसे तो n नंबर ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, है ना। ये सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी देखो क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, ½ m1r1² ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे m1 ½ m1r1² ओमेगा स्क्वायर। सेकेंड पार्टिकल का क्या हो जाएगा, ½ m2 m2r2² ओमेगा स्क्वायर। फिर ऐसे ही n नंबर ऑफ पार्टिकल आते जाएंगे, ½ mnrn² ओमेगा स्क्वायर, बराबर। इसमें से कॉमन कुछ निकल रहा है क्या, कॉमन कुछ निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ½ कॉमन निकल रहा है सब में से। फिर ओमेगा भी क्या हो रहा है, देखो कॉमन हो रहा है, तो ओमेगा भी क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, देखो m1r1² प्लस m2r2², ऐसे n नंबर ऑफ रहेगा तो mnrn², ये आपका बच जाएगा अंदर ब्रैकेट में। अब देखो ये क्या है, ये मेरे ख्याल से मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बता रहा है। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला दिख रहा है, ये मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये चीज़ तो यहाँ पे दिख रही है, तो हम इसको यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज इक्वल टू ½ ओमेगा स्क्वायर, तो वैसा ही रहेगा। इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, I1 लिख सकते हैं, प्लस इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, I2 लिख सकते हैं। ऐसे तो n नंबर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा, सबको क्या करना है, ऐड करना है। अगर सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सारे पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने ऐड कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा, है ना, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर हम क्या लिख सकते हैं, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या हो जाएगा, ½ ओमेगा स्क्वायर I नेट, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपके क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई। अरे समझ में आया क्या, ये आपका क्या है, रोटेटिंग काइनेटिक एनर्जी, रोटेटिंग काइनेटिक एनर्जी। तो ये फॉर्मूला बन जाता है आपका रोटेटिंग काइनेटिक एनर्जी का, बहुत ही आसान है।
बहुत ही ज़्यादा आसान है। कैसे किया समझ में आया? मैंने क्या किया कि अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड कर दिया। फिर रोटेशन है, अगर बॉडी रोटेट कर रही है पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, तो सारे इंटरनल पार्टिकल क्या परफॉर्म करेंगे? सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे। सारे इंटरनल पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन हमने डिराइव करके रखा है। रिलेशन क्या आ रहा है? v इज इक्वल टू आर ओमेगा आ रहा है। अगर v इज इक्वल टू आर ओमेगा फर्स्ट पार्टिकल के लिए यूज़ करना है, सेकेंड पार्टिकल के लिए यूज़ करना है, थर्ड पार्टिकल के लिए यूज़ करना है, तो यहाँ पे अपने को रिलेशन दिख रहा है। अब अगर ये वेलोसिटी सर्कुलर मोशन के लिए अगर यूज़ कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास है, एकदम बेसिक सा फॉर्मूला क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे v का वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे। क्या करेंगे? v का वैल्यू रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे v का वैल्यू रिप्लेस करने के बाद हमें फर्स्ट पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी मिल गया, पर हमें एक ही पार्टिकल का नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? पूरे रोटेशनल मोशन के लिए चाहिए, रोटेटिंग बॉडी के लिए काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी को हमने ऐड कर दिया। इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी को ऐड करने के बाद हमने जो कॉमन था वो निकाल दिया। अंदर क्या बच रहा है? मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच रहा है। क्या बच रहा है? मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सारे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सारे पार्टिकल के मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा? नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। तो ये अपना फॉर्मूला बन गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। नोट डाउन करो फटाक से। समझ में आया? क्लियर है क्या? ठीक है, चलो नोट डाउन करो। हो गया? पॉज करके नोट डाउन करो, पॉज करके नोट डाउन करो। ठीक है, मैं रफ कर रहा हूँ। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्लियर हो गया। समझ में आई बात? फर्स्ट टॉपिक हमारा क्लियर है। सेकंड टॉपिक देखो। सेकंड टॉपिक हमारे आज के लेक्चर में क्या था? पहले हम लोग ने लिस्ट बना दिया। सेकंड टॉपिक हमें क्या करना है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और थर्ड टॉपिक क्या था? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। पहली बात तो इसकी कहानी देख ले कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमें लग क्यों रहा है, ठीक है, हमें चाहिए क्यों, इसका यूज़ क्या है और क्यों हमें यूज़ करना है। क्लियर हुआ? तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज़ करने का ये रीज़न है कि हर बार हमें रोटेटिंग बॉडी का सेंटर पे ही एक्सिस नहीं गिवन है, हर बार सेंटर से ही पास होने वाला एक्सिस नहीं रहेगा। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन हमेशा सिमेट्री नहीं दिखा सकती, सिमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट नहीं हो सकता एक्सिस ऑफ रोटेशन। हर बार एक्सिस ऑफ रोटेशन और एक्सिस ऑफ सिमेट्री दोनों सेम होगा वो हर बार ज़रूरी नहीं है। अब तक हम लोग ने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन तो नहीं किए, जितने भी हम लोग ने टॉपिक कवर किए हैं वहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम लिया हुआ है। क्लियर हुआ? हर बार ऐसा होगा पॉसिबल नहीं है। एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करके भी दे सकते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करके दूसरे पोजीशन पे भी दे सकते हैं। तब क्या करेंगे? तब हमें नीड है पैरेलल एक्सिस थ्योरम का और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का। समझ में आ रही बात? हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम कब लगानी है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कब लगानी है, सब कंडीशन वाइज हम लोग देखेंगे। उसका डेरिवेशन कैसे करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम आ सकता है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी आ सकता है। 3-3 मार्क का डेरिवेशन आता है या फिर 2-2 मार्क का न्यूमेरिकल आ जाएगा। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करने के कंडीशन देखो क्या है। कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं, कब ये यूज़ करना है। कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन क्या है? टू एक्सिस शुड बी पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल टू ईच अदर, 2 एक्सिस एक दूसरे से पैरेलल होनी चाहिए। क्लियर हुआ? दूसरा ये है डिस्टेंस बिटवीन 2 एक्सिस इज टेकन एज h, स्मॉल h। 2 एक्सिस के बीच में डिस्टेंस हम क्या लेंगे? स्मॉल h लेंगे। क्लियर हुआ? थर्ड क्या है? थर्ड क्या है कि वन ऑफ द एक्सिस शुड पास थ्रू सेंटर ऑफ मास।
एक एक्सिस कहाँ से पास होनी चाहिए, सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए। कहाँ से पास होगी, सेंटर ऑफ मास से पास होगी। क्लियर हुआ। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, पैरेलल एक्सिस थ्योरम किसी भी शेप की बॉडी पे लग सकता है, किसी भी शेप की बॉडी पे। किसी भी शेप की बॉडी का मतलब क्या है, इट कैन बी एप्लीकेबल ऑन 1D, इट कैन बी एप्लीकेबल ऑन 2D, इट कैन बी एप्लीकेबल ऑन 3D शेप ज्योमेट्री। 3D शेप ज्योमेट्री मतलब 1D पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, 2D पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, 3D शेप पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हुआ। मतलब इन शॉर्ट किसी भी बॉडी पे आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ, ये समझ में आया। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी जाके हम क्या यूज़ कर सकते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। एकदम सिंपल है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम समझ में आया, कंडीशन यूज़ किया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे। अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ कि जो फाइनल फार्मूला आएगा ना पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, तो कैसा दिखेगा। रिजल्ट की बात करते हैं, रिजल्ट कैसा दिखेगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन, कोई भी एक्सिस ले सकते हैं, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस mh स्क्वायर। m मतलब क्या है, मास ऑफ बॉडी, h मतलब तो पता ही है, स्मॉल h क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। ये रिजल्ट हमें प्रूफ करना है और इसका यूज़ हम करेंगे न्यूमेरिकल्स में। ये रिजल्ट हमें प्रूफ करना है। कैसे होगा देखो, थोड़ा सा यहाँ पे ज्योमेट्री वगैरह यूज़ करनी पड़ेगी। स्टार्ट करें हम लोग, स्टार्ट करें, ठीक है स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कोई तो इरेगुलर शेप का ज्योमेट्री कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका टोटल मास हम कंसिडर करते हैं, टोटल मास जो होगा बॉडी का वो कैपिटल M लेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कैपिटल M क्या है, टोटल मास है। यहाँ पे 2 एक्सिस चाहिए, कंडीशन के हिसाब से कितने एक्सिस चाहिए, 2 एक्सिस चाहिए। और वन ऑफ द एक्सिस कहाँ से पास होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए। कहाँ से पास होगा, सेंटर ऑफ मास से पास होगा। तो यहाँ पे मैंने एक सेंटर ऑफ मास कंसिडर कर लिया C पॉइंट, और यहाँ पे कोई तो एक आर्बिटरी पॉइंट कंसिडर कर लिया O पॉइंट, जहाँ से गिवन एक्सिस है, ये एक्सिस पास हो रही है, ठीक है। ये एक्सिस पास हो गई और ये सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस है। 2 एक्सिस चाहिए थी हमें, दोनों के दोनों पैरेलल ले लिए। और दोनों के बीच में डिस्टेंस देखो, दोनों के बीच में डिस्टेंस हमें क्या लेना है, h लेना है। क्या लेना है, h लेना है। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। ये क्या है, इसको हम IO बोल देंगे, गिवन एक्सिस। और इसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस IC, क्या बोलेंगे, IC, ठीक है। अब हमें इसको प्रूफ करना है। क्या करेंगे, देखो ये रोटेट हो रहा है, कौन सी एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा, कौन सी एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा, ये गिवन एक्सिस IO दिख रहा है, ये आपके गिवन एक्सिस है, उसी के अबाउट क्या होने वाला है, रोटेट होने वाला है। क्या होने वाला है, रोटेट होने वाला है। तो हमें ये फॉर्मूला प्रूफ करना है। हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे ज्योमेट्री देखनी है। अब ये पूरे बॉडी का मास कैपिटल M है, इसका हमें यूज़ नहीं कर सकते, टोटल मास का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकाल सकते। हम क्या करेंगे, हम ये टोटल मास को छोटे छोटे मास में डिवाइड कर देंगे, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम पॉइंट मास कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे, पॉइंट मास। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट कंसिडर कर लिया, जिसको मैंने क्या बोल दिया, D बोल दिया। एक पॉइंट ले लिया जो कि पॉइंट मास होने वाला है, ठीक है, जिसका मास क्या है, D पॉइंट का मास क्या है, D पॉइंट का मास है DM, छोटा सा मास होगा ना, पॉइंट मास छोटा सा रहेगा। क्लियर। अब ये जो D पॉइंट है उसका डिस्टेंस गिवन एक्सिस से भी रहेगा और सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस से भी रहेगा, दोनों डिस्टेंस रहेगा। क्लियर हुआ, दोनों डिस्टेंस रहेगा। मैं क्या करूँगा कि ये जो OC दिख रहा है ना, उसका थोड़ा सा एक्सटेंड करूँगा, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दे रहा हूँ। फिर मैं क्या करूँगा, D पॉइंट से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा। क्या करूँगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा। समझ में आई बात, ज्योमेट्री समझ में आ रही है। क्या किया मैंने, पहले तो मैंने टोटल मास ले लिया कैपिटल M, फिर मैंने 2 एक्सिस कंसिडर कर ली। एक एक्सिस कहाँ से पास होना है, सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए। कहाँ से पास होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए। सेकंड एक्सिस कहीं पे भी ले लो, सेंटर ऑफ मास के अलावा कहीं पे भी ले लो। यहाँ पे एक सेंटर ऑफ मास से दूसरा एक्सिस मैंने कंसिडर किया, जो कि दोनों एक दूसरे से क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। फिर मैंने दोनों के बीच में जो डिस्टेंस लिया वो क्या होना चाहिए, स्मॉल h होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ स्मॉल h होना चाहिए। फिर मैंने क्या किया कि टोटल मास का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करेंगे, छोटे छोटे मास कंसिडर करेंगे। छोटे छोटे मास मतलब एक मैंने पॉइंट मास कंसिडर किया है DM। क्या कंसिडर किया है, DM। फिर ये DM जो मास है, D पॉइंट जो है वो O से भी सर्टन डिस्टेंस पे है, C से भी सर्टन डिस्टेंस पे है ना। ये C मतलब क्या है, सेंटर ऑफ मास ना, ये C मतलब क्या है, सेंटर ऑफ मास हो गया। और मैंने D पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको हम क्या बोल देंगे, M पॉइंट बोल देंगे। क्या बोल देंगे, M पॉइंट बोल देंगे। अब ये ज्योमेट्री का हमें यूज़ करना है। क्या करना है, ज्योमेट्री का यूज़ करना है। अब देखो क्या है,
ये डीएम मास का सेंटर ऑफ मास के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला पता है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। एम मतलब मास, आर मतलब डिस्टेंस। अगर मैं आई सी को कंसिडर करता हूँ, किसको कंसिडर करना है, आई सी मतलब एक्सिस कहाँ से पास हो रही है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। अगर मैं आई सी को कंसिडर करता हूँ तो मास यानी कि डीएम हो जाएगा, छोटा सा मास डीएम हो गया। और डिस्टेंस कितना होगा, देखो इसका डिस्टेंस कितना होगा, सी से ये डिस्टेंस कितना होगा, सी डी क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, डिस्टेंस का स्क्वायर करना है। समझ में आई बात। अगर ये छोटा सा मास है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बहुत छोटी सी आ जाएगी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी मैंने क्या लिख दिया, डी लिख दिया। डी आई सी इज इक्वल टू डी एम डिस्टेंस का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर 1। उसी तरीके से ओ पॉइंट के अबाउट भी हम क्या निकाल सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई ओ इज इक्वल टू मास इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है, देखो ओ डी, डिस्टेंस कितना है, ओ डी का होल स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। अब देखो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है बहुत ही छोटी होगी, क्योंकि मास कितना है, छोटा सा है, पॉइंट मास है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या हो जाएगा, छोटा सा हो जाएगा। क्या तक क्लियर हुआ, ठीक है। अब ये जो ओ डी है, ओ डी ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ओ डी एम, ये बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ओ डी एम। उसमें देखो ओ डी क्या है, हाइपोटेन्यूस का काम करे, पाइथागोरस लगा सकते हैं। ट्राइंगल कंसिडर करो, कौन सा ट्राइंगल कंसिडर करना है, ओ डी एम। ओ डी एम में हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस लगा सकते हैं। पाइथागोरस में क्या हो जाएगा, देखो पाइथागोरस में हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी कि ओ डी का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर हो जाएगा। साइड कौन सा है, डी एम का स्क्वायर प्लस ये वाला ओ एम का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या। अब ये वैल्यू कहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। तो रिप्लेस करो, क्या हो जाएगा, डी आई ओ इज इक्वल टू डी एम। फिर अंदर क्या लिखेंगे, इसको रिप्लेस करना है, क्या लिखना है, डी एम का होल स्क्वायर प्लस ओ एम का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ क्या, ये हमने लिख दिया। डी एम तो वैसा का वैसा ही रहेगा, पर ओ एम जो है, ओ एम को क्या लिख सकते हैं, ओ सी प्लस सी एम लिख सकते हैं। ओ सी प्लस सी एम ज्योमेट्री है, ओ एम को क्या लिखेंगे, ओ सी प्लस सी एम लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो डी आई ओ इज इक्वल टू डी एम तो बाहर ही रहेगा, अंदर क्या बचा, देखो अंदर क्या बचेगा, डी एम का होल स्क्वायर वैसा का वैसा प्लस ओ एम को क्या लिखेंगे, ओ सी प्लस सी एम का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर। ओ सी प्लस सी एम का होल स्क्वायर लिखें। अब देखो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ तो दिख रहा है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का एक्सपेंशन पता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन हमको पता है। अब एक्सपेंशन में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बराबर ना। एक्सपेंशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी आई ओ इज इक्वल टू डी एम तो वैसा ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, डी एम होल स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर प्लस 2 ओ सी एम प्लस सी एम का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या। मैंने देखो ये वाला जो पार्ट था ना, ये वाला पार्ट, इसमें क्या किया मैंने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, होल स्क्वायर लगाने के बाद ये वाला बना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये एक्सपेंशन वाला टर्म आ गया। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल में देखो कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल डी सी एम, वहाँ पे पाइथागोरस लगाओ, यहाँ पे पाइथागोरस लगाओ, छोटे वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाओ, तो क्या हो जाएगा, डी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी एम का स्क्वायर प्लस डी एम का स्क्वायर। ठीक है। अब देखो ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म पाइथागोरस लगाया मैंने, क्या पाइथागोरस लगाया। अब ये वाला टर्म जो है सी एम का स्क्वायर प्लस डी एम का स्क्वायर, डी एम स्क्वायर दिख रहा है, सी एम स्क्वायर दिख रहा है, ये दोनों को हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ, डी सी स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, डी सी स्क्वायर, तो हटा के क्या लिखो, डी सी स्क्वायर। तो डी आई ओ इज इक्वल टू डी एम तो वैसे ही रहेगा, ठीक है, अंदर क्या बचेगा, डी एम स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर को हटा के क्या लिख सकते हैं, डी सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और क्या बचेगा, देखो और क्या बचेगा, ओ सी का होल स्क्वायर बचेगा, प्लस क्या बचेगा 2 ओ सी
क्या बचेगा, प्लस 2OCCM बचेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है ना। अब DC देखो क्या है, DC मतलब ये, बराबर, और OC मतलब ये, ठीक है। तो OC के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, H, OC के जगह पे H लिख सकते हैं। क्लियर हुआ, तो लिखते जाओ और ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो, DIO इज इक्वल टू DC के जगह, DC तो वैसे ही रहेगा, DC तो वैसे ही रहेगा, तो अंदर मल्टीप्लाई करो DM DC का स्क्वायर। ये टर्म आपको दिख रहा है यहाँ पे, CD और DC दोनों सेम रहता है ना, CD और DC दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई करो DM OC का स्क्वायर, ये अंदर मल्टीप्लाई किया, प्लस 2DM OC CM, क्लियर, अंदर मल्टीप्लाई किया। अब मुझे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, क्या चाहिए, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। पर उसके पहले देखो ये टर्म दिख रहे हैं आपको, रिप्लेस कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, देखो DIO इज इक्वल टू, ये पूरे टर्म को क्या रिप्लेस कर सकते हैं, DM और CD स्क्वायर, इसको हम रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं, DIC लिख सकते हैं, बराबर, फिर प्लस है, फिर DM तो वैसे ही रहेगा, फिर OC के जगह पे क्या लिख सकते हैं, H लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, H लिख सकते हैं, लिख दिया, प्लस ये जो टर्म है वो ज़ीरो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये ज़ीरो क्यों हो रहा है, इसको हम निगलेक्ट क्यों कर रहे हैं, इसको हम निगलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि डेफिनेशन है सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो टर्म क्या हो जाएगा, पूरा वो टर्म क्या हो जाएगा, पूरा डिलीट हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अब देखो क्या है, दोनों तरफ इंटीग्रेटेड करो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करो, तो क्या इंटीग्रेशन ऑफ DIO इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DIC प्लस इंटीग्रेशन ऑफ DMH स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, IO इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, IC प्लस ये क्या हो जाएगा, H स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DM, इंटीग्रेशन ऑफ DM आपको पता है, छोटे छोटे मास को हम ऐड कर देंगे, छोटे छोटे मास को जब ऐड करते हैं, छोटे छोटे मास को जब ऐड करते हैं तब टोटल मास बनता है, क्या बनता है, टोटल मास बनता है। तो हमारे पास इक्वेशन आ रही है IO इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर, क्या आ रहा है, IO इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर। यही तो चाहिए था अपने को, यही तो चाहिए था। IO मतलब क्या है, गिवन एक्सिस, IC मतलब क्या है, सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस, प्लस M दिख रहा है टोटल मास, प्लस इंटू H स्क्वायर दिख रहा है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ क्या, पूरा ज्योमेट्री। अगर आपको नहीं समझ में आया, बिल्कुल समझ में आएगा, गारंटीड है आपको समझ में आएगा। एकदम सिंपल ज्योमेट्री हम लोग ने यूज़ की है, एकदम सिंपल सी ज्योमेट्री यूज़ की है। यहाँ पे एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला यूज़ किया है, यहाँ पे हम लोग अंडर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, और यहाँ पे एक टर्म को हम लोग ने निगलेक्ट कर दिया। ये वाला टर्म को निगलेक्ट क्यों किया, रीज़न है डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या रीज़न है, डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, याद रहेगा पक्का। और एक बार थोड़ा सा गीचम गीच हो गया, मेरे को पता है, थोड़ा नज़दीक मैंने लिख दिया, पर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, रिवाइंड कर लो वीडियो को, क्या कर लो, रिवाइंड कर दो। समझ में आया, सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की, इससे सिंपल तरीका कोई भी नहीं एक्सप्लेन कर सकता, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर हुआ, नोट डाउन करेंगे फटाक से, पॉज करके नोट डाउन करो, पॉज करके नोट डाउन करो। ये जो फॉर्मूला आया है इसको हम न्यूमेरिकल में यूज़ करने वाले हैं। डेरिवेशन तो मैंने बता ही दिया है, 3 मार्क का डेरिवेशन आ सकता है। क्लियर हुआ, कंडीशन के साथ याद रखना, कहीं पे भी ये चिपकाने की ज़रूरत नहीं है, ये फॉर्मूला हर जगह पे चिपकाने का नहीं, कंडीशन याद रखना। क्लियर हो गया, ठीक है ना, ठीक। अभी थर्ड टॉपिक हमारा क्या था, थर्ड टॉपिक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम था, वो तो इससे भी आसान है, ये इससे भी आसान हो गया। क्लियर हुआ, पैरेलल एक्सिस थ्योरम थोड़ा सा है जिसमें थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाता है, नंबर वगैरह पता होना चाहिए, ABCD लगाना पड़ता है, ठीक है, एक्सपेंशन लगाना पड़ता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। नोट डाउन करते जाइए, खुद के नोट्स बनाते जाइए, ये डिटेल्ड नोट्स बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। आप शॉर्ट नोट्स भी बनाएंगे अपने हिसाब से, जो कि आपको लास्ट मोमेंट पे रिवीजन में काम आ जाएगा, लास्ट मोमेंट पे रिवीजन में काम आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। थर्ड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड टॉपिक क्या था, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है, इसका, ठीक है। ये किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, ये सिर्फ वो सिर्फ 2D शेप के लिए यूज़ कर सकते हैं। किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, ओनली फॉर 2D शेप,
ओनली फॉर 2D शेप, याद रखेंगे। पर पैरेलल एक्सिस हम किसके लिए यूज़ कर सकते थे? 1D, 2D एंड 3D के लिए। परपेंडिकुलर एक्सिस हम सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज़ कर सकते हैं? 2D के लिए यूज़ कर सकते हैं, याद रहेगा, ठीक है। जैसे कि पैरेलल एक्सिस में कंडीशन था, उस तरीके से यहाँ पे भी कंडीशन होगा। तो कंडीशन हम डिस्कस कर लेते हैं। कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन ये है, यहाँ पे तीनों ही एक्सिस एक्स वाई जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड एक्सिस should be mutually perpendicular, mutually perpendicular, ये फर्स्ट है। एक्स वाई जेड तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या है? बॉडी शुड बी प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन। बॉडी हमेशा कौन सी प्लेन में होनी चाहिए? एक्स वाई प्लेन में ही होनी चाहिए। बॉडी हमेशा कौन सी प्लेन में होगी? एक्स वाई प्लेन में ही होगी। क्लियर हुआ? ये दो कंडीशन आपको सेटिस्फाई करना है। ये दो कंडीशन हमेशा क्या करना है? सेटिस्फाई करना है। याद रखना ये थ्योरम सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? 2D शेप के लिए है। किसके लिए है? 2D शेप के लिए। अब इसका रिजल्ट देखो क्या आएगा। रिजल्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस। एकदम सिंपल है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस। ये डेफिनेशन बहुत ही ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब इसका डेरिवेशन करेंगे। क्या करेंगे? डेरिवेशन। तो डेरिवेशन देखो क्या है, क्या करना है? डेरिवेशन करना है, ठीक है। तो हम एक इरेगुलर शेप का बॉडी कंसिडर कर लेते हैं। अब ये बॉडी का टोटल मास होगा, टोटल मास इज इक्वल टू कैपिटल M। टोटल मास क्या लिया? कैपिटल M लिया। फिर कोई तो एक एक्सिस कंसिडर करते हैं, ठीक है। कोई तो एक एक्सिस, तीन एक्सिस चाहिए ना, एक्स वाई जेड एक्सिस। तो यहाँ पे एक ओरिजिन ले लिया, ये आपका क्या होगा? एक्स एक्सिस होगा। ये आपका क्या होगा? वाई एक्सिस। ये आपका क्या है? एक्स एक्सिस। ये क्या है? वाई एक्सिस। और ये ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर क्या है? जेड एक्सिस। क्लियर हुआ? आपने जो बॉडी रखा है वो कौन सी प्लेन में रखा है? एक्स वाई प्लेन में रखना है। किस में रखना है? एक्स वाई प्लेन में। बॉडी हमेशा कौन सी प्लेन में होनी चाहिए? एक्स वाई प्लेन में होनी चाहिए। सारी कंडीशन मैंने दे के रखी है, एकदम सिंपल भाषा में पढ़ा रहा हूँ, एकदम डिटेल में जा रहे हैं। क्लियर हुआ? टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने एक्स वाई प्लेन में बॉडी रखा है। ये एक्स वाई प्लेन मैंने कौन सा कंसिडर किया? ऐसा हॉरिजॉन्टल प्लेन मैंने क्या किया है? एक्स वाई प्लेन लिया हुआ है। क्लियर हुआ? अब हमारे पास जो फॉर्मूला है, हमारे पास मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ये किसके लिए वैलिड है? ये ओनली फॉर पॉइंट मासेस के लिए। किसके लिए? पॉइंट मास। क्या ये पॉइंट मास है? नहीं, ये पॉइंट मास नहीं है। अगर ये पॉइंट मास नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये कंटिन्यूस मास को छोटे छोटे पॉइंट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक छोटा सा पॉइंट कंसिडर करेंगे, एक छोटा सा पार्टिकल कंसिडर करते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा पार्टिकल कंसिडर किया जिसका मास क्या होगा? dm मास होगा, ठीक है। अब ये dm मास का डिस्टेंस तीनों ही एक्सिस से कुछ ना कुछ तो होगा ना। ये dm मास का डिस्टेंस तीनों एक्सिस से कुछ ना कुछ होगा। अब ये जो x एक्सिस है वहाँ से डिस्टेंस देखो इस तरीके से रहेगा। ये आपका x एक्सिस, ये क्या होगा? x एक्सिस से डिस्टेंस कौन सा होता है? y होता है। x एक्सिस से अगर डिस्टेंस निकालना है तो y के फॉर्म में होता है, और अगर y एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है, अगर y एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है तो वो x एक्सिस के फॉर्म में होगा। समझ में आए? ये सिंपल ज्योमेट्री तो पता है आपको, 10th स्टैंडर्ड वाली ज्योमेट्री हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट तो पता ही होते हैं ना कोऑर्डिनेट निकालना तो आता ही है। किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। अगर मुझे किसी पॉइंट का डिस्टेंस x एक्सिस से निकालना है तो वो y के डिस्टेंस में कंसिडर करता है, ठीक है, y के टर्म में आता है। और अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस मुझे y एक्सिस से निकालना है तो वो किसके फॉर्म में आएगा? x एक्सिस के फॉर्म में आएगा। और अगर मुझे z से निकालना है, ये z से है ना, ये z से है, तो इसको मैं क्या ले लूँगा? r ले लूँगा। क्या ले लूँगा? r डिस्टेंस ले लूँगा। समझ में आई बात? क्या लेंगे? डिस्टेंस r लेंगे। मुझे बताओ, ये तो परपेंडिकुलर होगा, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर, ये भी डिस्टेंस क्या होगा? परपेंडिकुलर। 3D में सोचना है बेटा, 3D में सोचना है। अगर तू 3D में सोच नहीं पा रहा है ना, इमेजिन नहीं कर पा रहा है बेटा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सबसे बड़ी बात यही है कि फिज़िक्स में इमेजिन करना आना चाहिए। क्या करना आना चाहिए? इमेजिन करना आना चाहिए। अगर तेरे को इमेजिन करना नहीं हो रहा है ना बेटा, अगर तुझे इमेजिन करने नहीं होगा तो आधा खेल तो तेरा वहीं पर ख़त्म हो गया। तू रट के कितना रटेगा? कितना रट पाएगा? तू नहीं रट पाएगा इतना, ठीक है। तो तेरे को इमेजिन करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा तेरे को। किस तरीके से इमेजिन करेंगे? देखो, मैंने क्या किया है कि इसको मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन लिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल प्लेन लिया हुआ है, ठीक है। उसमें मैंने एक पॉइंट ले लिया dm मास,
ठीक है। उसमें मुझे एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है तो किसके टर्म में होगा, वाई के टर्म में होगा। अगर मुझे वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है तो किसके टर्म में होगा, एक्स के टर्म में होगा। और अगर मुझे जेड एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है तो ये तो डायरेक्टली निकल जाएगा, किसके, क्या लिया है मैंने, आर लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है, आर लिया हुआ है। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब ये देखो आर आपको एक हाइपोटेनियस का काम दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है, इसमें ये हाइपोटेनियस है, ये छोटा वाला ट्राइंगल दिख रहा है, ये हाइपोटेनियस है। क्लियर हुआ। अब देखो ये कुछ स्क्वायर जैसा, रेक्टेंगल जैसा दिखेगा, स्क्वायर नहीं सॉरी, रेक्टेंगल जैसा आपको दिख रहा है। रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड होती है ना, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड जो होती है वो क्या होती है, इक्वल लेंथ की होती है, बराबर ना। अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल लेंथ की। तो ये आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है, तो यहाँ पे एक्स है तो ये भी क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, बराबर ना। ये भी डिस्टेंस क्या होगा, एक्स ही तो होगा। क्लियर। अब ये वाले ट्राइंगल में, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाले ट्राइंगल में आर क्या है, हाइपोटेनियस है, और ये दोनों साइड बन जाएगी। तो हाइपोटेनियस और साइड में हम पाइथागोरस लगा सकते हैं कि 90 एंगल है यहाँ पे, पाइथागोरस लगा सकते हैं ना। क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस। पाइथागोरस में क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर करके ऐड करते हैं। साइड का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हुआ, क्या समझ में आए, इमेजिन कर पा रहा है, क्लियर हुआ, ठीक है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। अभी कुछ नहीं, अभी एकदम सिंपल हो गया, ठीक है। अब तीनों एक्सिस के अबाउट हम क्या करेंगे, इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तीनों एक्सिस के अबाउट। फॉर्मूला है ना हमारे पास। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्स एक्सिस से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, मास कितना है, डीएम है, और डिस्टेंस कितना होगा, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना लिया हुआ है, वाई लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है, वाई, तो वाई का स्क्वायर हो जाएगा। अब छोटा सा मास है तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बहुत छोटी सी हो जाएगी। उसी तरीके से वाई एक्सिस से भी निकाल सकते हैं। वाई एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। अब वाई एक्सिस से डिस्टेंस किसके फॉर्म में होता है, एक्स के फॉर्म में होता है, तो डिस्टेंस का स्क्वायर एक्स के फॉर्म में है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटी सी रहेगी क्योंकि मास बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से मैं जेड एक्सिस के अबाउट निकालूंगा, आई जेड इज इक्वल टू डी एम, और जेड एक्सिस से डिस्टेंस कितना लिया हुआ है, जेड एक्सिस से डिस्टेंस कितना लिया हुआ है, आर लिया हुआ है, तो आर का स्क्वायर हो गया। ये छोटा सा मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा। रीज़न देखो, ये छोटी सी मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों ले रहे हैं, छोटा सा मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों हो रहा है, क्योंकि मास बहुत छोटा सा है, पॉइंट मास है इसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये आर स्क्वायर को हम रिप्लेस कर सकते हैं क्या, ये आर स्क्वायर को रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं, डी आई जेड इज इक्वल टू डी एम। आर स्क्वायर के जगह पे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। ये अंदर जाके मल्टीप्लाई करेगा, डी आई जेड इज इक्वल टू डी एम एक्स स्क्वायर प्लस डी एम वाई स्क्वायर। अब ये चीज़ जो है, ये चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है, ये चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है, तो क्या लिख सकते हैं, डी आई जेड इज इक्वल टू डी एम एक्स स्क्वायर के जहाँ पे डी एम एक्स स्क्वायर के जहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डी आई वाई प्लस डी एम वाई स्क्वायर के जहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डी आई एक्स लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करो तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी आई जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी आई वाई प्लस इंटीग्रेशन डी आई एक्स। इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, अपोजिट ऑपरेशन है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो यही तो इक्वेशन हमें प्रूफ करनी थी, यही तो हमारा रिजल्ट आ रहा था, यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ तक क्लियर हुआ, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं। एक डीएम मास लिया, तीनों से हम लोग ने डिस्टेंस कंसिडर किया, पाइथागोरस लगा दिया, पाइथागोरस के बाद हम लोग ने इंडिविजुअल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसिडर कर लिया। फिर उसके बाद हम लोग ने देखा कि आर को रिप्लेस करेंगे, आर को रिप्लेस करके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट के बाद फाइनल इक्वेशन निकल के आ रही है। फाइनल इक्वेशन आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर हुआ क्या, यहाँ तक समझ में आया। तो 3 टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। ये वाला बहुत ही आसान था, ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये तो बहुत ही आसान था, यहाँ तक क्लियर है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट करके चलिए, ठीक है। मैं आपको और डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं एक्स्ट्रा टाइम दे सकता हूँ आपको, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बहुत ही आसान लैंग्वेज में हम लोग पढ़ेंगे, कोई भी तरीके की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आप मुझसे फिज़िक्स पढ़ रहे हो कोई टेंशन नहीं आएगी, ठीक है। आपको नोट डाउन करो, फटाक से नोट डाउन करो। किया आपने नोट डाउन, हो गया, ठीक है। अब क्या है कि इसकी स्टेटमेंट भी आती है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की स्टेटमेंट भी कभी कभी शायद 1 मार्क के लिए पूछ ले वो लोग। तो हम लोग थोड़ा सा स्टेटमेंट को भी डिस्कस कर लेते हैं, जो कि ऑलरेडी आपकी महाराष्ट्र की टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। नो डाउट आप लोग क्या कर लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे या फिर रटने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वो भी इम्पोर्टेंट है, आपके क्लासेस के टीचर ने तो बताया ही होगा। यहाँ तक समझ में आया, तो मैं भी एक बार डिस्कस कर ही लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने डेरिवेशन कर ली है तो एक बार
डिस्कस कर लेते हैं डेफिनेशन, 5 मिनट में क्या ही जाता है अपना, ठीक है। डिस्कस करने पे अपने को आसान हो जाएगा, आपको ऑलरेडी पता ही होगा, पर फिर भी एक बार डिस्कस करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप मेरा चैनल देख रहे हैं, फिजिक्स स्फीयर, सब कुछ आना ज़रूरी है, सब कुछ पता होना चाहिए आपको। फर्स्ट क्या था? पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट देखो, पहले तो उसका रिजल्ट क्या था? आई अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम एच स्क्वायर, बराबर। इसी को हमें स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। ये जो इक्वेशन आपको दिया है, इसी को हमें क्या करना है? स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? देखो, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड प्रोडक्ट ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस। लिखते हैं, देखो, इट इज स्टेट दैट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया about any given axis is sum of mass moment of inertia about axis passing through center of mass and product of mass of object and square of perpendicular distance between two parallel axes। क्लियर हुआ? ये आपका स्टेटमेंट हुआ पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। एकदम आसान है, एकदम ही आसान है। जो आपको ये चीज़ पता रहेगी ना, ये रिजल्ट आपको पता रहेगा ना, इक्वेशन आपको समझ में आ गई, तो उसी को मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है। उसी को क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश में लिखा है। एकदम ईजी है। नोट डाउन करेंगे, जल्दी से नोट डाउन करो। लिखा? ठीक है ना। सेकेंड वाला हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकेंड वाला क्या था? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या था? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसका भी रिजल्ट हम लोग ने निकाल के रखा हुआ है, इसका भी रिजल्ट हमें पता है। सेकेंड क्या है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसका रिजल्ट क्या आया था? आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। इसी को हमें क्या करना है? इंग्लिश में लिखना है। क्या होगा? देखो, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया about perpendicular axis to the plane, is sum of mass moment of inertia about axis in plane provided three axis is mutually perpendicular
म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये आपका स्टेटमेंट हो गया। अगर आपको ये रिजल्ट पता होगा ना, अगर ये आपको रिजल्ट पता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसी रिजल्ट को आप कन्वर्ट कर सकते हैं स्टेटमेंट में। ये स्टेटमेंट भी कभी कभी मान के चलो आपकी किस्मत अच्छी है बुरी है मुझे नहीं पता, ठीक है। अगर किस्मत अच्छी है तो भी आ सकता है, बुरी है तो भी आ सकता है, पता होना चाहिए अपने को, ठीक है। अगर अपने को पता है तो थोड़ा बहुत तो लिख ही सकते हैं अपनों। क्लियर हुआ, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो आज का टॉपिक हमने कवर कर लिया। हमने 3 टॉपिक पढ़े हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, दूसरा हम लोग ने देखा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, थर्ड हम लोग ने देखा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्लियर हुआ, समझ में आई बात, ठीक है ना। तो अब तक हम लोग ने जो कुछ भी क्लियर किया है, हम लोग ने सारी चीज़ें मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है, इसके अलावा भी आप नोट्स बना सकते हैं। क्लियर। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।